राधे राधे सभी को। और कल तुम्हारी सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का पहला पेपर होने जा रहा है, और पहले पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं तुमको ये वीडियो में पूरे एंड तक सारी टिप्स बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, इसके अलावा क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी चाहिए, एमसीक्यू केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, और उसके बाद आखिरी में थोड़ा सा मोटिवेशन भी दूंगा। तो जरूर ये वीडियो एंड तक देखना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कल तुम्हारा एग्जाम से पढ़ाई करे, बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, लेकिन छोटी सी वीडियो रहेगी तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहले तो बच्चों एक नई बात निकल के आ रही है, फाइनल सीए फाइनल का पहला जो पेपर हुआ था उसमें आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने मेन आंसर बुकलेट के साथ ही एमसीक्यू बुकलेट अटैच कर दी है। पहले कैसा होता था, दोनों अलग अलग आता था। अब क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू बुकलेट आईसीआई घर पे दे ही रहा है, तो इन्होंने शायद क्या किया है, गलती से दोनों भी एक साथ ही अटैच करके प्रिंट कर दिया ताकि अलग अलग प्रिंट ना करना पड़े। अब इससे बच्चों को एडवांटेज ये है कि तुमको 1:45 को ये एमसीक्यू शीट मिल जाएगी। तो बच्चों अपन दो सिनारियो अज्यूम करते हैं, क्योंकि आईसीआई का इसके रिगार्डिंग कोई भी एक सर्कुलर आया नहीं है, तो अपन अज्यूम करते हैं अगर सपोज 145 को तुमको एमसीक्यू शीट मिल जाती है तो क्या करना है, इनकेस 145 को एमसीक्यू शीट नहीं मिली क्या करना है, दोनों भी सिनारियोस बताता हूं। बच्चों सबसे पहली चीज, अगर तुमको एमसीक्यू शीट मिल गई बहुत अच्छी बात है, फिर भी रीडिंग टाइम तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करना ही है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 को रीड क्यों करना है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टारगेट है तो वो टारगेट वाला क्वेश्चन तुमको छोड़ना पड़ेगा, और वो डिसाइड करने के लिए तुमको क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ओवरव्यू करके पढ़ना है। एक चीज समझ जाएगा, कोई क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट है जो तुमने कभी देखी हुई नहीं है, सर ये कभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी नहीं थी, तो आइडियली यानी कि वो क्वेश्चन तुमको छोड़ना चाहिए। तो 2 से लेके 6 ये इसमें से कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये आइडियली मुझे लगता है तुम 7 से 8 मिनट में डिसाइड कर लोगे। अब एक बार डिसाइड हो गया सर हमारा कौन सा क्वेश्चन टफ है, ये चीज हमारा क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद के बचे हुए रिमेनिंग 8-10 मिनट है वो कैसे यूज करना है। रीडिंग टाइम 15 मिनट का होता है, अगर 7-8 मिनट में तुम फटाफट क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है पढ़ लोगे, तो बचे हुए 8 मिनट मेरे को लगता है सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यूज करो। अच्छा, एमसीक्यू कौन से सॉल्व करो, एक चीज देखो, पेपर में कुछ एमसीक्यू होते हैं केस स्टडी वाले, कुछ होते हैं प्लेन। केस स्टडी पढ़ने में टाइम जाएगा, या तो तुम ऐसा कर सकते हो केस स्टडी एमसीक्यू इजी लग रहे तो कोई एक पर्टिकुलर केस स्टडी पूरी की पूरी सॉल्व कर लो और उसके पूरे एमसीक्यू कर लो, या फिर अदरवाइज जो प्लेन विदाउट केस स्टडी वाले एमसीक्यू वो सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर शुरुआत के 8-10 मिनट में तुम 10 मार्क के एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो रीडिंग टाइम में तुम्हारा 100 में से 10 मार्क का पेपर हो जाएगा। तो इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस आगे दूसरे क्वेश्चन अपीयर करने के लिए। इसलिए रीडिंग टाइम में फिर तुमने एमसीक्यू सॉल्व करनी चाहिए, ताकि 10 मार्क का अगर 15 मार्क का तुमको श्योर शॉट पता है कि हाँ सर 10 मार्क के हमने एमसीक्यू सॉल्व करे, एमसीक्यू इजी भी गया और एमसीक्यू में मार्क्स भी आ रहे, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसलिए शुरुआत के 8-10 मिनट में अगर रीडिंग टाइम में टाइम बचता है क्वेश्चन नंबर 2 से 6 रीड करने का, तो तुमने जरूर कंपलसरीली एमसीक्यू सॉल्व करना ही चाहिए। अच्छा सर, अगर ऐसा हो गया ऐसा ने नहीं दिया, सपोज एमसीक्यू पेपर तुम्हारे टाइम पे कुछ अलग आ गया, तो सिंपली है ना क्वेश्चन नंबर 2 से लेके एक 6 तक अपन सेलेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ में पूरा सॉल्व कर लेते हो और सबसे पहले वही क्वेश्चन फिर प्रेजेंट करते हो, है ना। तो एमसीक्यू शीट नहीं देते तो अब तक जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते थे उसी तरीके से स्ट्रैटेजाइज करेंगे। इसके बाद बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आता तो स्किप कर देते, एमसीक्यू स्किप कर देते हैं। बच्चों इंटरमीडिएट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर कोई जगह पे तुमको कोई स्टेप याद नहीं आ रही है तो वो भी लास्ट में कोशिश करो पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का, कुछ रिलेवेंट लिख के आओ, तो स्टेप वाइज मार्किंग में ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ तुमको उसके मार्क्स मिले, है ना। अच्छा एक चीज याद रखना, अकाउंट्स का पेपर जनरली इजी आता है, लेकिन इजी पेपर आता है लेंदी के साथ साथ, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत का 1 घंटा आराम आराम से लिखा और फिर आखिरी में पैनिक हो जाके गड़बड़ लिखते हैं। मेरा बोलना है मेंटेन स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट से फास्ट लिखना। अगर पेपर इजी रहेगा तो पेपर विल बी लेंदी, इसलिए फर्स्ट मिनट से स्पीड बढ़ा के रखो। अच्छा बच्चों, अगर टफ पेपर आता है तो इट इज अपॉर्चुनिटी, टेंशन मत लो, क्योंकि एक चीज जिंदगी में याद रखना, अगर पेपर टफ है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इंडिया में जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं सबके लिए वो पेपर टफ है। तो तुमको टेंशन नहीं लेना कि सर क्या होगा, है ना, सबके लिए पेपर टफ है। अब टफेस्ट पेपर में भी एक चीज समझो, 60-70 मार्क्स का डुएबल इजी क्वेश्चंस होते हैं। टफेस्ट से टफेस्ट पेपर में भी 60-70 मार्क्स का पोर्शन इजी आता है, तो तुमको क्या करना है, जो 60-70 मार्क्स का इजी वाला डुएबल वाला पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करो, है ना। अच्छा एक चीज ऐसा हो सकता है एग्जाम में बैठे बैठे बीच में पैनिक करके ब्लैंक आउट हो गया, कुछ भी याद नहीं आ रहा, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई 2 मिनट का पॉज लो, पानी पियो, पानी पी के वापस से रीगेन कॉन्फिडेंस करो, और जो क्वेश्चन में अटक गए, जो क्वेश्चन में ब्लैंक हुए ना, वो क्वेश्चन 2 मिनट के लिए बाजू में रख दो, उसको आखिरी में सॉल्व करेंगे। तुम लोग क्या करना फिर वैसे सिनेरियो में ना, ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जो इजी है और जो इजीएस्ट क्वेश्चन से वापस से, या फिर पेपर पूरा उल्टा चालू करो,
है ना। अगर बीच पेपर में पैनिक हो गए, क्वेश्चन पेपर पूरा उल्टा चालू करना और उल्टा लिखना चालू करना, फिर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वन बाय वन बनेगा। बहुत सारे बच्चे वर्किंग नोट ही प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स है, ठीक है बच्चों। तो वर्किंग नोट्स को प्रेजेंट करो अच्छे से। और एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर में एडजस्टमेंट केयरफुली पढ़ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में गड़बड़ में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं सर बाहर आके आ जाता, ये तो इतनी इजी एडजस्टमेंट थी, अपन ने गड़बड़ कर दिया। तो इजी एडजस्टमेंट में भी गड़बड़ हो सकती है, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स कैन चेंज एंटायर आंसर। इसलिए पूरा डिटेल में एक बार पेपर पढ़ना और केयरफुली पढ़ना जब भी पढ़ रहे हो, है ना। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट रूल लगा सकते हो तुम। एक चीज देख सकते हो, शुरुआत के 1.5 घंटे में एटलीस्ट 40 मार्क 50 मार्क का होना चाहिए, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो, 70 में से 35 मार्क का 1.5 घंटे में तुम्हारा लिख के होना चाहिए, और 10 एक मार्क के एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू को जनरली कम टाइम लगता है। तो खुद का टाइम मैनेजमेंट रूल फॉलो करो। वॉच लेके जाओ, वॉच पे टाइम देखते रहना। बहुत सारे बच्चे टाइम ही नहीं देखते, 2 घंटे बाद पता लगता है सडनली अरे 2 घंटे हो गए। इसलिए वॉच कैरी करो। एनालॉग वॉच अलाउड है, स्मार्ट वॉच एग्जाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जो तुम्हारी ऐसी नॉर्मल वॉच होगी वो वॉच कैरी करना और उसके ऊपर टाइम देखना, ठीक है। अच्छा, ओवर राइटिंग अवॉइड करो। अगर गलत हो गया तो क्या करो, उसको कट करके रीराइट कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 8 को ही 0 बना दिए। अब वो एग्जामिनर को नहीं समझेगा 8 है या 0 है, वो पूरा का पूरा गलत देगा। तो अगर कहीं पे भी ओवर राइटिंग अवॉइड करो, कट करके लगे तो वापस से लिख लेना। अच्छा, कल के पेपर में क्योंकि तुम ऑलरेडी फाउंडेशन पास हो चुके हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ कैलकुलेटर, बैकअप कैलकुलेटर, 2 कैलकुलेटर कैरी करो, पेन पेंसिल स्केल, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं। एडमिट कार्ड ये सब चीजें आज ही किट बना लो, ये सब चीजें लेके जाना, पैड, जो भी चीजें आपको लगती है वो सब चीजें कैरी करो। एमसीक्यूज पेंसिल से सॉल्व करने हैं बच्चों, पेंसिल से सर्कल करने पड़ेंगे। तो एमसीक्यू के लिए पेंसिल लेके जाना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर याद ही नहीं था, हमने पेन से कर दिए। ऑफकोर्स पेन से भी चेक हो जाता है, लेकिन प्रेफरेबली आईसीआई बोलती है कि एमसीक्यूज पेंसिल से सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहली चीज, यहाँ से तुम्हारे को एकदम बहुत एकदम अलग ही फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। एक चीज याद रखो, खुद को काम एंड कंपोज रखना है। कल एग्जाम सेंटर पे 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना। खुद को वहां पे जाके कंफर्टेबल हो जाओ, कामली चीजों को हैंडल करो, कॉन्फिडेंस से जाओ। एक चीज बताओ, यहाँ से अब इट इज जस्ट अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अब यहाँ से कोई ऐसा नहीं हो सकता एक रात में कुछ नई चीज पढ़ के तोप हो गया, है ना। तो यहाँ से इट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो। तुमने इतने टाइम से जो मेहनत की है, सब मेहनत का फल तुमको मिलेगा। लेकिन एग्जाम में जब जा रहे हो, स्टे काम एंड कंपोज, आराम से शांत दिमाग से जाना, तो बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा, है ना। एग्जाम सेंटर में 10-15 मिनट पहले पहुंच के जाओ और कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि एक तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस आ पाए। अच्छा, एक चीज याद रखना, बच्चे एडवांस अकाउंट में हर बार गड़बड़ करते हैं, एएस नंबर या थेरी नहीं लिखते। मेरा बोलना है एएस नंबर याद है तो एएस नंबर लिखो। और जब भी कोई एएस का क्वेश्चन है, एएस की शॉर्ट में रिलेवेंट थेरी 3-4 लाइन में लिखा करो। बच्चे है ना डायरेक्टली प्लेन एएस का आंसर लिख के आ जाते हैं और एक हाथ मार्क्स फिर भी कट हो जाता है। तो एएस के हमेशा शॉर्ट रिलेवेंट थेरी लिख के आया करो। अगर एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हारे को बेटर मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद एमसीक्यू के लिए एक चीज याद रखना, अगर केस स्टडी सिनेरियो का एमसीक्यू है तो पहले एमसीक्यू के क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर केस स्टडी पढ़ो। तो क्या करोगे उसमें से, क्या करोगे फिर तुमको एमसीक्यू में एक चीज समझ जाएगा, क्या रिलेवेंट है, क्या फोकस करना है। और वैसे सिनेरियो में खाली रिलेवेंट पॉइंट को मार्क करते जाना। जब केस स्टडी पढ़ोगे तो तुम्हारा केस स्टडी पढ़ने में टाइम बच सकता है। तो केस स्टडी सॉल्व कैसे करना, पहले एमसीक्यू पढ़ लिए, बाद में केस स्टडी पढ़ा, ताकि डिटेल में केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जो रिलेवेंट है वही। अच्छा, जब भी केस स्टडी पढ़ रहे हो, ईयर्स, अमाउंट, जो भी चीजें उसको अलग से सर्कल करो, हाईलाइट करो, ताकि वो एमसीक्यू सॉल्व करने में याद आए। अच्छा, जब भी कोई भी एएस नंबर आए, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला दिमाग में रखना, या क्वेश्चन में शॉर्टकट में लिख लेना फॉर्मूला। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक केस स्टडी में कॉमन आ रहे, मतलब एक केस स्टडी में 2 भी लगाए, 7 भी लगाए, 10 लगाए। तो एक चीज लगाओ, ध्यान रखना कि कौन सा एस्पेक्ट को कौन सा एएस लग सकता है, किस तरीके से लगाना है एएस, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल केस स्टडी में 3-4 एएस एक साथ कवर करते हैं और जनरली एएस बेस्ड ही केस स्टडीज आती है ना। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, जहां पे भी फॉर्मूला है वहां पे शॉर्टकट में लिख देना बाजू में और फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करना। कैलकुलेशन में एक चीज याद रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व करो। 1 बाय 1 एडजस्टमेंट फॉलो करना, जो जिस तरीके से एडजस्टमेंट है उस तरीके से करो। अच्छा, इनकरेक्ट राउंडिंग ऑफ मत करो। राउंडिंग ऑफ हायर स्मॉलर जहाँ पे लगता है वो 3 डिजिट में अपने को पीवी फैक्टर लेने, 2 डिजिट में पीवी फैक्टर लेने, वहाँ पे वो चीज एनालाइज कर लो। चैप्टर वाइज चैप्टर ये डिफर करेगा, और चैप्टर वाइज चैप्टर उस तरीके से सॉल्व करना, है ना। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जो तुमको रखना है वो है पैनिक बिल्कुल नहीं होना है ना। पैनिक मत हो। एक चीज याद रखो, कल वो दिन है जिसका तुमको बहुत बेसब्री से इंतजार था, है ना। बहुत टाइम से इस दिन का तुम इंतजार कर रहे थे। तो इस दिन को प्रॉपर अच्छे से जाना चाहिए, और अच्छा ही जाएगा। और एक बात बताओ, अपन ने सेटिंग कर ली है, कल का पेपर बहुत ईजी आने वाला है, बहुत ईजी, है ना। तो बिंदास एकदम एडवांस अकाउंट के पेपर से जाओ, बिना कोई भी सेकेंड थॉट रखे। तुमने तुम्हारा 100% अब तक दिया है, और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि है ना सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा जाएगा, है ना। तो कल वो दिन है जिसका तुमको बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार था।
तो 100% अपना दो और कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत इजी आने वाला है ना। अच्छा, लास्ट में जाते जाते एक हमेशा कुछ ना कुछ लाइन बोलता हूँ, आज लाइन बोलूंगा एक, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार बस कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो बस ये कुछ ही दिन है एग्जाम्स के, एग्जाम्स के ये दिन बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, पैनिक मत करना, और फिर उसके बाद पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो पॉजिटिवली सोचो, अगर तुम ये सोच के जाओगे मन में कि भाई मैं आज पास होने वाला हूं, आज का मेरा पेपर अच्छा जाएगा, तो पेपर अच्छा जाएगा, तुम खुद के लिए बुरा सोच के जाओगे तो बुरा ही होगा। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, है ना। ऐसा हो सकता है ये तुम्हारे 6 पेपर में कोई ना कोई पेपर टफ जाए, कोई ना कोई पेपर डिफिकल्ट जाए, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, वो डिफिकल्ट सबके लिए होता है, तो शायद से उसमें तुम्हारे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो नेवर लेट इम्पैक्टेड एनी नेगेटिव पेपर जो खराब गया विद अगला पेपर, है ना। तो कभी भी अगर तुम्हारा पिछला पेपर खराब गया है तो उससे अगला पेपर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखो। मेक श्योर कि तुम तुम्हारा बेस्ट दो, तुम तुम्हारा 100% दो। अगर पूरे पिछला पेपर खराब गया तो भी सीधा नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करना। और एक चीज हमेशा याद रखो, एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद आंसर्स चेक मत करो, ठीक है। कोई भी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दोस्त से डिस्कस नहीं करना, पेपर जैसा भी गया हो गया, सीधा अगले पेपर के लिए प्रिपेयर करना, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर ये 6 दिन के लिए, पूरे के पूरे 6 दिन तुम्हारे बहुत अच्छे जाएंगे, टेंशन फ्री रहो, एकदम अपना 100% दो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम कर सकते हो, और खुद को ये चीज बोल के जाना है कि यस यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट वन स्टेप क्लोजर, है ना। इंटरमीडिएट पास कर लोगे, फिर एक ही स्टेप बचेगी, वो है सीए फाइनल, और इंटरमीडिएट भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिख के आओ, अच्छे से एकदम पेपर में फोड़ के आओ, और मेरे को पूरा भरोसा है तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा और सब अच्छा ही होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। अगर कुछ भी तुम्हारे डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फॉर श्योर, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना।